दोस्तों, दिल्ली के आधे अधूरे सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की कस्टडी में हैं, अभी रिमांड पर चल रहे हैं। और बाहर उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनको बचाने के लिए बहुत से प्रयास शुरू किए हैं, परंतु किस्मत है कि बिल्कुल साथ देने का नाम नहीं ले रही है। और जो भी इन केजरीवाल जी को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं, वो सारे उसके पास से उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं। जैसा कि पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने जेल से चिट्ठी लिखी, वो उनका उल्टा पड़ गया, क्योंकि जेल से कोई भी ईडी की कस्टडी में रहते हुए चिट्ठी नहीं लिख सकता, वहां परिंदा पर नहीं मार सकता ईडी की मतलब के इजाजत के बिना। तो वो लेटर पैड पे चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं? ना वहां पे पेन है, ना प्रिंटर है, ना किसी और लैपटॉप है, कैसे चिट्ठी लिख दी है? जब ये बातों का खुलासा हुआ तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में आ गई बेचारी। क्या करे, पतिव्रता है ना, वो अपने पति को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। दूसरा पासा, उन्होंने दूसरे दिन फिर एक वीडियो जारी करके कहा, इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा, आपका भाई, आपका बेटा जेल में है तो आप मतलब उसकी कामना कीजिए, उसके आशीर्वाद के लिए उसने कैंपेन चलानी चाहिए। और एक व्हाट्सएप पे गलती से एक नंबर भी दे दिया कि आप केजरीवाल को आशीर्वाद के नाम से कैंपेन है, आप उनको कोई भी मैसेज लिखकर टाइप करके वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज कुछ भी भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं ये मैसेज केजरीवाल जी को सुनवाऊंगी। दोस्तों, उसने तो अपनी ओर से बहुत पॉजिटिव लेके चली थी कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आएंगे, इसकी आगे कैंपेन चलाएंगे, इसकी सीरीज चलाएंगे। लेकिन दिल्ली वाले भी बेचारे अपनी भड़ास कहाँ निकालते हैं? वो इतने दिनों से उनके मन में जो गुबार था कि उनको कैसे लूटा गया, कैसे बेवकूफ बनाया गया, उनके नेता ने एक अच्छा दिखावा करके पूरी दिल्ली को कैसे लूटा, और जो मतलब ईडी कस्टडी में जिस कारण वो लीकर पॉलिसी के उसमें क्या क्या कमियां थी, सारे लोगों को जग जाहिर हो चुकी वो बातें। तो जी, दिल्ली के लोग, इवन के पूरे भारत के लोगों ने अपना एक उस व्हाट्सएप के थ्रू केजरीवाल जी को मैसेज देने शुरू करे, और जो मैसेज दिए वो बहुत ही ऐसी भाषा में दिए कि जो कि संसदीय नहीं कह सकते जिसको। वो केजरीवाल जी के लिए वो व्हाट्सएप नंबर आशीर्वाद तो क्या, वो गाली सुनने का नंबर बन गया। थोड़ी देर बाद जब सुनीता जी को ये एहसास हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, लोग भड़ास निकालने लगे उस नंबर के ऊपर अपनी। कोई शराब के बारे में कहने लगा, कोई केजरीवाल जी को करप्ट कहने लगा, कोई बेईमान कहने लगा। हर तरह से जिसके जो भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो लोगों को लगता था, लोगों के मन में जो है उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। सुनीता जी ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, तुरंत उन्होंने व्हाट्सएप नंबर वो बंद किया, इवन पे उस नंबर का जो व्हाट्सएप था वो भी डिलीट कर दिया उन्होंने। दोस्तों, ऐसी स्थिति आ गई उनके सामने। अब बेचारी करें तो करें क्या? उन्होंने तो बहुत अच्छा सोचा था कि चलो केजरीवाल जी को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन दिल्ली की जनता किस तरह से आशीर्वाद उनको दे रही थी वो उनको समझ में काफी देर बाद में आया कि दिल्ली की जनता उनसे कितना प्यार करती है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। शायद उनको अब किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको लोगों का मूड समझ में आ गया होगा कि लोग केजरीवाल जी से कितना प्यार करते हैं। आम आदमी पार्टी, जो कि कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, उसके जो शीर्ष हैं केजरीवाल जी, वो जनता में कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का उनको एहसास हो गया होगा इस समय। तो दोस्तों रहा अभी यही मुसीबत जैसे तैसे टली, दूसरे दिन ही ईडी ने कैलाश गहलोत जी, जो कि ट्रांसपोर्ट और होम मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी की सरकार में, उनको सम्मन करके बुला लिया। उनको सम्मन तो पहले भी किया था, पर पिछली बार इन्होंने ये बहाना मार लिया था कि ये अभी इस समय यहाँ पर जो सेशन चल रहा है असेंबली के अंदर, इस कारण मैं नहीं आ सकता, बजट सेशन चल रहा है, इस कारण मुझे अभी नहीं मैं पहुंच सकता। तो ईडी ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। लेकिन अब जब सेकंड सम्मन आया उनको, वो तुरंत पहले बारी में ही पहुंच गए वहां पर। जब वो पहुंचे तो दोस्तों उनसे 5 घंटे ईडी ने पूछताछ करी, क्योंकि इनसे पूछताछ करना भी जरूरी था। पूछताछ के पीछे भी लीकर पॉलिसी थी। लीकर पॉलिसी की जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि मनीष सिसोदिया भी थे, और ये जो इस समय हमारे कैलाश गहलोत जी हैं, ये भी उसमें मीटिंग में शामिल थे। इन्होंने भी उसकी जो ड्राफ्ट हुआ था लीकर पॉलिसी, उसके अंदर काफी कुछ योगदान दिया था, अपनी सहमति बनाई थी। तो इसके तहत इनसे पूछताछ होना तो लाजमी था कि कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया इस पॉलिसी के थ्रू। तो दोस्तों, इन्होंने जैसा कि बताया, अभी तो ईडी ने क्या पूछा, चीजें खुल के सामने तो नहीं आई, लेकिन इन्होंने जो बाहर आके मीडिया को बताया कि ईडी ने जो मुझसे पूछा, मैंने स्पष्ट तौर से बताया। खास करके कहते हैं मुझसे ईडी ने पूछा उसके जो मिनिस्ट्री हाउस अलॉट हुआ था उसको, उस घर के बारे में पूछा कि जो उसको एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए जो बंगला अलॉट हुआ था, उस घर के बारे में पूछा। तो उसने बताया कैलाश जी ने
कि भाई मेरे को बंगला जरूर अलॉट हुआ था, पर मैं आज तक कभी उस बंगले में रहा नहीं, क्योंकि जो मेरा पुराना घर था, मेरी फैमिली कहती थी हम यहाँ पे कंफर्टेबल है, हमें जरूरत नहीं है सरकारी बंगले की, तो कहता इसलिए मैं आज तक कभी उसमें शिफ्ट ही नहीं हुआ उस बंगले में। इवन मैंने अलॉटमेंट लिया ही नहीं उस बंगले का अपने नाम पर, मेरे नाम पर था, पर मैंने आज तक कभी वहां गया नहीं, ना ही मैंने उसमें कुछ किया, इसलिए मेरे को उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन उस बंगले के अंदर मेरे को इतना पता लगा कि एक विजय नायर करके हैं जो वहां पे रहते थे। ईडी ने कहता जी इसके बाद मेरे को ईडी ने छोड़ दिया, भाई ठीक है ये पूछताछ पूरी हो गई है। तो दोस्तों बात है कि ईडी को जब ये पता लगा कि विजय नायर रहते थे, अब आपके लिए जानना जरूरी है कि ये विजय नायर है कौन, इतना बड़ा आदमी ये कैसे हो गया कि सीएम के साथ वाले बंगले में ये रह रहा है, और जो कि ये सरकारी नौकर नहीं है, ये कोई मिनिस्टर नहीं है, फिर भी ये सरकारी बंगले में सीएम के हो उसके साथ वाले बंगले में कैसे रह रहा था। दोस्तों ये वही आदमी है जिसने मतलब लिकर पॉलिसी के जो ड्राफ्ट हुई थी और उसको सोथ ग्रुप को मनाने में, सोथ ग्रुप के साथ डील करने में ये आदमी ने बीच में कड़ी का काम किया था, और इसको केजरीवाल जी ने यही कह के मिलाया था ये मेरा खास आदमी है सोथ ग्रुप से, आप इससे डील कर सकते हैं सीधे सीधे। तो दोस्तों आप देखिए एक एजेंट को, बिचौलिए को, जो कि मिडिल मैन था, केजरीवाल जी ने उसको एक मिनिस्टर का बंगला अलॉट करके दिया हुआ था, वो वहां रह रहा था केजरीवाल जी के साथ वाले बंगले में, ताकि आसानी हो आने जाने में, फोन करने की जरूरत ना पड़े, शाम सवेरे शाम इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन करना है आसानी से किया जा सके। उसके बावजूद भी केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी इस बात को साबित करने के लिए लगे हुए हैं कि हमारा तो इसमें कोई एक निक्के पैसे का भी एयर फेयर नहीं है हमारी पॉलिसी में, हमारी पॉलिसी बहुत बढ़िया रही, कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई रिश्वत नहीं ली गई है, कुछ भी नहीं हुआ। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस बात को कहते हुए शर्मिंदा महसूस नहीं करती अपने आप को कि आधे से ज्यादा उनकी चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरे दोस्तों, जितने ये कट्टरपन मतलब कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, उतने कट्टर बेईमान हैं, ये चीजें अपने आप सिद्ध होती जा रही हैं। आप देखिए कि एक जो सोरेन मतलब के झारखंड के सीएम है वो अंदर हुए, उसके ऊपर इंडिया में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, चलो वो हम मान सकते हैं कि वो उस साइड से थे, नॉर्थ साइड में उसका ज्यादा नहीं रोला पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, सीएम ने गलतियां करी हैं या जो भी इसके थे रिजल्ट, उसने पर जाने से पहले एक नैतिकता दिखाई, उन्होंने अपना सीएम का पद छोड़ा और वो अरेस्ट हुए ईडी के पास। लेकिन हमारे केजरीवाल जी कितने कट्टर ईमानदार हैं कि मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट किया कि ईडी की कस्टडी में है, पर इन्होंने अपना पद छोड़ना उचित नहीं समझा। इसमें इनमें कोई भी मतलब के आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी इनमें वो चीज नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कि सोचे यार कि मैं एक सीएम हूं, मैं जेल जा रहा हूं या ईडी की कस्टडी में हूं इतने दिन से, तो कम से कम मुझे अपने पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, उन्होंने वो उचित नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उस पर सुहागा ये हुआ कि जो विदेशी मीडिया है वो बहुत इनके लिए हाय तौबा करना शुरू हो गया, जबकि उन्होंने सोरेन के बारे में कोई हाय तौबा नहीं किया। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या केजरीवाल जी के अंदर अट्रैक्शन है जो कि विदेशी मीडिया कह रहा है? इवन जर्मन ने इसके लिए आवाज उठाई, जर्मन मतलब एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने आवाज उठाई, अमेरिका ने आवाज इसके बारे में उठाई, ब्रिटेन ने आवाज उठा रहा है, वहां का मीडिया चीख रहा है, अखबारों में लिख रहा है वहां पे। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? इसके ऊपर भी सोचने की बात है ना कि केजरीवाल जी क्या है उनके लिए। वो तो एक पूर्ण राज्य के चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, वो तो जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि उस स्टेट की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि सुपर आप कह सकते हैं कि मेयर हो सकते हैं, वो उतनी उनके पास प्रशासनिक अधिकार हैं, फुल फ्लैश सीएम भी नहीं है, परंतु इनके लिए विदेशी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और ऊपर से यहाँ पे गुरवंत पन्नू भी वो भी चिल्ला रहा है कि मैंने इनको इतना पैसे दिया जो मेरा काम नहीं किया इन्होंने, मैंने जो बुल्लर था उसको छुड़ाने के लिए टेररिस्ट, इनको इतने पैसे बात हुई थी, इन्होंने वो काम नहीं किया। इनके जो अपने फ्रेंड्स हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जिनके घर पे उसकी मीटिंग होती रहती थी। तो दोस्तों केजरीवाल जी ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, बार बार ये बात को गाते हैं, परंतु इनकी ईमानदारी किस तरफ लेके जा रही है, इनको किनके प्रति ईमानदार हैं ये पता करना पड़ेगा। ईमानदार तो ये होंगे कि हमारे हिंदुस्तान देश के लिए प्रति ईमानदार हैं या किसी विदेशियों के लिए ईमानदार हैं। अगर जिस देश के प्रति ईमानदार थे तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतों का साथ ये मीटिंगें क्यों करते हैं? देश की तोड़ने वाली ताकतें
इनको मतलब कि पैसे क्यों भेजती हैं, पैसे क्यों दे रही हैं इनको, इनके लिए छाती क्यों पीट रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि विदेश में बैठे लोग इनके लिए छाती क्यों पीट रहे हैं, इनके लिए धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जर्मनी में इनके लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं इनका। ये कोई बहुत मतलब कि क्या लगता है उनको कि उनके हाथ का मोरा हाथ से निकलता जा रहा है। जो उन्होंने प्लांट किया था पर्सन इंडिया के अंदर बहुत कुछ उठापटक करने के लिए, वो कोई उनकी गेम खराब होती है नजर आ रही है उनको, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या, क्यों परेशान हो रही है उनके वहां के। जबकि भारत सरकार ने उनका तुरंत जवाब दिया, उनके एम्बेसडर को बुलाकर उनको मतलब तगड़ी फटकार लगाते हुए इस तरह के बातों को लिखा कि इंडिया की इसमें मैटर में हस्तक्षेप करने की उनको जरूरत नहीं है। और बाद में जर्मनी ने अपनी स्टेटमेंट भी चेंज कर ली, कुछ पोलाइट हो गया वो। लेकिन दोस्तों चलो ये तो उनका उन्होंने किया, लेकिन किया तो किया क्यों किया एक केजरीवाल के लिए। केजरीवाल ऐसी क्या उनको दे रहा था, आप सोचिए ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं जो हमारे सामने प्लांट किया गया। क्योंकि एक आदमी सिंपल से अन्ना हजारे के आंदोलन में से उभर के वो सामने आया, देश में से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जिसने कस्में खाई, भ्रष्टाचार के नाम पर जिसको इतना लोगों ने प्यार किया, पसंद किया, जिसको वोटें मिली, पार्टी बनाई तो वोटें मिली, उसको सरकार बनाई, और धीरे धीरे उसके जितने साथी थे, फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, सारे छोड़ के अलग हो गए। कभी इस बात पे भी गौर करके देखिए, क्या एक अकेले ही केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, बाकी लोग ईमानदार नहीं थे जो उसका साथ छोड़ के चले गए। किसकी ईमानदारी ज्यादा रही है, जो लोग साथ छोड़ के चले गए वो ईमानदार ज्यादा थे कि केजरीवाल जी ईमानदार ज्यादा हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु ये विदेशी ताकतों से वो, और खास करके वो ताकतें जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, उनके साथ साठगांठ करते रहते हैं। वो इन पर आरोप खुलेआम लगा रही हैं, आजकल वीडियो जारी कर करके लगा रही हैं कि हम बाहर से ये पैसे लेते रहे हैं। तो आप देखिए ईमानदार कौन रहा यहां पर इस समय। ईमानदारी आप ही सोच के बताइएगा कि इनकी ईमानदारी किसके प्रति है। दोस्तों आगे अभी इनको ईडी ने लिया है मतलब कस्टडी में, कल को इनको सीबीआई भी लेगी क्योंकि उन्होंने भी केस रजिस्टर किया पड़ा है। इसके बाद इसको एनआई भी इसको उनको ले सकती है कस्टडी में, क्योंकि वो भी जो विदेश से फंडिंग आई है, जिन्होंने वो रोक लगाए हैं, वो भी कोई मतलब कि हवा में जाने वाली बातें नहीं है। उसकी भी आफ्टर इंक्वायरी चलनी शुरू होगी इंटरनल, उसका रिगार्डिंग भी इनसे पूछताछ होना जरूरी होगा, वो भी अपनी हिरासत में लेंगे इनको। तो मेरे को नहीं लगता कि कल इनको जैसे कि इनकी ईडी की खत्म हो रही है कस्टडी, तो उनको वो बाहर छोड़ दिया जाएगा या इनको बाहर निकल आएंगे, जमानत मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमानत का तो फिलहाल इन्होंने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है कि जब बाहर आ जाएंगे, अभी बाहर आने वाले नहीं है ये। परंतु दोस्तों ये आपके लिए भी सोचने की बात है कि हम हिंदुस्तानी लोग गलती से किस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, कौन सी मतलब के शुगर कोटेड बातों में आकर कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, हम किन लोगों का साथ देते जा रहे हैं। देश को, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं कि देश के साथ खड़े हैं। आप लोग देखिए, फ्री के चक्कर में देश को मत तोड़ने के वाले लोगों का साथ दीजिए, चाहे कोई भी हो वो। तो दोस्तों केजरीवाल जी ने अभी तक जो भी पास से चले थे सारे पुट्ठे पड़ते गए, और शायद दूसरी पार्टी जो कि विदेशी ताकतें भी इनका साथ दे रही थी, उनको भी लग रहा है कि अब ये मोहरा हाथ से जा रहा है, कोई नया आदमी प्लांट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली हो और वो कोई नई चीज की तलाश में हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु लोगों को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।